राइजिंग इंडिया न्यूज 24। सुनील जी, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको राजनीति की कहूं, समाज सेवी कहूं, या मिथिला मैत्री के जैसे एक आंदोलन आपने किया है तो आंदोलनकारी कहूं, इन तीनों में से आपको पहले क्या संबोधन करूं? ऐसा है आदरणीय राजेश जी, आप मुझे जो भी अच्छा लगे आप वो कहें, ठीक है। आपका मैं समझ सकता हूं, आपने मुझे देखा है कई दशकों से। मेरा जीवन रहा है ऐसा कि मैं मैथिली भाषा के आंदोलन में भी रहा हूं दशकों तक। फिर मिथिला राज्य संघर्ष समिति का संस्थापक भी हूं और दर्जनों सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं और कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूं दिल्ली प्रदेश में। तो खैर, आपको जो अच्छा लगे, पत्रकार हैं, विद्वान हैं, कुछ भी कहें। जी, जैसे राजनीति की बात आए, राजनीति में आजकल जो देखा जा रहा है कि चुनाव होने से पहले और चुनाव के उपरांत ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का जो बांटा जा रहा है, क्या ये भविष्य के लिए सही है? क्या राजनीति किस ओर जा रही है? राजेश जी, ये भारत के लिए सौभाग्य की बातें नहीं है, ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बातें हैं। इसमें आनंदित होने की बात नहीं है, न तो किसी पॉलिटिशियन को, न किसी समाज सेवी को, न देश की जनता और किसान को। मुफ्त की जो बांटने का विधान है वो मुफ्त नहीं है। सबसे पहले तो मुफ्त है नहीं। मुफ्त का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जो हम देते हों उसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं तो उसको मुफ्त कहेंगे। और किसी भी व्यक्ति को, समाज को, कम्युनिटी को कुछ हम देते हैं और उसके बदले में कुछ हम लेते हैं तो उसको मुफ्त नहीं कहेंगे। अब यहां बहुत बड़ा दुविधा है। भारत में कुछ हम देते हैं तो बदले में कुछ लेते हैं जी। अब इस खेल को समझना पड़ेगा। बताइए, वही सवाल नहीं तो यही है। अब ये खेल बहुत बड़ा है कि हम मुफ्त में कहते हैं कि हम आपको बिजली दे रहे हैं, हम आपको पानी दे रहे हैं, हम आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दे रहे हैं, हम आपको राशन दे रहे हैं, हम आपको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। अरे मुफ्त में नहीं करा रहे हैं, आप उसके बदले हमसे क्या लेते हैं? क्या कहते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे सपोर्ट करो, मैं सत्ता में आऊंगा। आप हमारे जनता को इस प्रकार से आप धोखा देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां आप देते हैं, जनता आपको वोट देती है। वोट जब जनता देती है तो आप क्या होते हैं? सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता में जब आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? अब ऐसे में आप फिर बाकी काम करते नहीं हैं, क्योंकि मुफ्त का जो योजनाओं पे खर्च होने वाला पैसा है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, तो उसका नुकसान तो भरपाई सब जनता को ही करना पड़ेगा। कर्ज में जा रही है, कर्ज में देश जाएगा, देश की विकास अवरुद्ध हो जाएगी, शिक्षा चिकित्सा रुक जाएगा, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा और समाज क्या हो जाएगा? पंगु। समाज हो जाएगा पंगु, समाज हो जाएगा पंगु। और ऐसे में समाज पंगु हो जाता है तो क्या होगा उस समाज का? क्या उस समाज में, क्या आप कल्पना करेंगे कि राम राज हो आएगा? क्या ऐसे समाज से आप कल्पना करेंगे कि अमेरिका, रसिया, कनाडा की तरह शक्तिशाली बनेगा, पुरुषार्थशाली बनेगा? नहीं, कभी नहीं। समाज कभी भी पुरुषार्थशाली नहीं बनेगा, पराक्रमशाली नहीं बनेगा, क्योंकि आपने समाज को उस विकास के रास्ते पे चलना नहीं सिखाया। आपको भारत की जनता को समृद्धशाली, पराक्रमशाली, विद्वान बनाना हो
तो आप कल कारखाना लगाओ सर, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलो, शिक्षा ठीक करो, चिकित्सा ठीक करो, कल कारखाना लगाइए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, महंगाई को आप कम कीजिए, आप बहुत बड़ा मेक इन इंडिया पे काम कीजिए, आप लोगों को रोजी रोजगार दीजिए। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, अगर आपके पास और हमारे पास सपोज कीजिए कि काम है, काम रहता है, तो हम तो नहीं कहीं जाते, आप तो नहीं कहीं जाते, अपना काम करते हैं, दो पैसा उपार्जन करते हैं। अगर भारत के लोगों को दो पैसा उपार्जन करने का, पढ़ने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, विकास करने का मौका मिलेगा, तो क्या लगता है 2 किलो चावल के लिए आपको जनता लाइन में खड़ी मिलेगी? क्या बिजली के लिए लाइन में जाएगा? क्या पानी के लिए लाइन में खड़ा होगा? वो नहीं। उसकी मजबूर और मजबूरी का फायदा आप उठाते हैं और इस प्रकार से आप पंगु बना दिया है। और जो इस प्रकार की जनता वहां खड़ी होती है, शर्म आनी चाहिए, जनता तो शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के जो राजनीति करते हैं, जो इस प्रकार की दुकानदारी चलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमें पुरुषार्थशाली बनाना है समाज। आपने बहुत ही अच्छा कहा जी, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में। शिक्षा को तो व्यवसायीकरण में ऐसा बना डाल दिया है, जो शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। आप विदेशों में भी देखिए, भारत में तो पद्धति थी ही, गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया। अब तो विदेशों ने उस चीज को अपना लिया है। अब भारत में शिक्षा आज के डेट में, सुनील झा जी, बच्चे को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। मकान बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन पढ़ाना उससे मुश्किल है। आप सच सच बताएं, एक बच्चे को शिक्षित करने में लाखों में नहीं करोड़ों की बात होती है। तो शिक्षा को तो आपने व्यवसाय बनवा दिया, तो फिर जो चीज फ्री होनी चाहिए उस पे तो उसको तो आपने व्यवसाय ढाल दिया। तो रोजगार कैसे मिलेगा? बेरोजगार तो आप कर रहे हैं। राजेश जी, जिस देश में शिक्षा का दर कम होगा, वो देश तरक्की नहीं करता है। बौद्धिक रूप से जो देश जितना शिक्षित है, वहां की जनता उतना तरक्की और वो देश उतना विकास करता है। अन्य देशों के अपेक्षाकृत, विश्व के अन्य देशों के अपेक्षाकृत आज हम भारत को देखें तो निश्चित रूप से हमारे यहां आज भी अशिक्षा का भंडार है, बड़ा बड़ा है। तो हमें काम करना है, करना चाहिए सरकार को, सिस्टम को, इन नेताओं को शिक्षा के विषय में। चिकित्सा, बहुत सारे आप देख रहे हैं कि लोगों की इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उसके विषय में काम करना चाहिए। लोग बेरोजगार हैं, कोई बेरोजगार ना हो, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे का काम, किसान का काम किसान को, जवान का काम जवान को, इसके बाद नौकरी करने वाले को नौकरी, व्यवसाय करने वाले को व्यवसाय, महिला को महिला, पुरुष, हर प्रकार जो जिसकी इच्छा आकांक्षा है, जिस प्रकार से उसका बल पुरुषार्थ है, जिस प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा है, उस हिसाब से उसका काम, उसको उस क्षेत्र में लोग जाए वहां काम करें। अब ऐसे हम नहीं सोच के हम ये सोचें कि अरे 2 किलो चावल दे दो, कुछ मुफ्त में दे दो, कोई बात नहीं, सड़क नहीं बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही नहीं करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, राज्य चाहे कहीं भी जाए, राज्य में विकास हो या ना हो, भारत का विकास नहीं होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ हम सत्ता में बने रहे, हमें कुर्सी मिलता रहे, हम सत्ता में बने रहे, देश कहीं भी जाए, तो ये तो बहुत गलत बात है। आज आपने कहा कि दिल्ली का चुनाव, क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा धोखा है? हम सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपया देंगे। कैसे देंगे? कैसे देंगे? कहां से देंगे? कहां से देंगे? 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा सा कम महिलाओं की संख्या है जी। अब बताइए, हर महीने में 100-200 करोड़ का लोड, हर महीने का, सालों का कम से कम 24-2500 करोड़ का जो है, सो ये कहां से पैसा आएगा?
और जब उन्हीं को मुफ्त में दे देंगे तो बाकी शिक्षा पर क्या काम करेंगे, एक चीज और बता दें, क्या काम एक करेंगे? चीज और बता दें, आपको जानकारी होगी, दिल्ली राज्य सरकार पहले, दिल्ली राज्य सरकार में 5,000 करोड़ रुपए का फंड एक्स्ट्रा था। आज दिल्ली सरकार कर्ज में है, उनके पास फंड नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसे कर्ज की जरूरत है, चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए फंड के लिए। राज्य सरकार तो दिल्ली की जो है वो कर्ज में है। तो ये जो आप बता रहे हैं फ्री की रेवड़ियां महिलाओं की किसों ने, ऐसा है राजेश बाबू, अब यहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा। जो हर केंद्र को मिलता है, केंद्र जो देता है पैसा राज्य, हर राज्य को, वो आपको भी तो मिला, हाँ। दिल्ली वाले को भी मिला। हाँ। अब आप उसको सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम तो कर्ज में है, हम क्या करें? फिर शीश महल कहां से आ गया? अरे ना भाई, ये कैसे चलेगा? शीश महल बना के रहते हैं, शीश महल जैसे रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? सत्ता में आएंगे तो हम 2100 रुपया देंगे। आप लोगों को कहते हैं कि मुझे वोट दो, और वोट देने के बाद आप चाहते हैं कि वोट दे करके सीधा दो, हमें सत्ता में आ जाए, फिर कल के डेट में हम कहेंगे कि पंजाब की तरह हम कह दीजिए अरे वो कुछ नहीं जमा तो जुमला था। आप ठग रहे हो लोगों को। मैं कहता हूं कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार थी, आप भली भांति जानते हैं। मुझे बताइए, शीला दीक्षित के सरकार में एक लोग आपस में बात करते थे और कहते थे कि जापान की राजधानी टोक्यो की तरह दिल्ली दिखता है, और दिखता था। दिन में कुछ और, रात में कुछ और। आज फ्लाईओवर का काम हो रहा है, आज मेट्रो का काम हो रहा है, आज यूनिवर्सिटी खुल रही है, आज कॉलेज खुल रहे हैं, आज लाइट बिजली पानी का काम हो रहा है, जनता सब खुश है। आज कॉमनवेल्थ गेम हुआ। आप उसको दूसरे नजरिया से, निगेटिव नजरिया से जो भी देखें, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के सरकार में दिल्ली दिन प्रतिदिन, डे टू डे चमकता था, सौंदर्यीकरण होता था, विकास की ओर चलता था, सारे ओर अमन चैन था, सब खुश थे। और केजरीवाल जी जैसे लोग, आदरणीय केजरीवाल जी, पानी पी पी करके शीला दीक्षित के सरकार को, मंत्री को गाली देते थे। ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग पैसे खा गए, इनको जेल में भेजूंगा। वो तो आपके साथ में सरकार में भी आए भाई साहब, नहीं समझे? कांग्रेस के ही सहयोग तो सरकार में नहीं, वो उन्होंने कहा कि हम जेल में भेजेंगे। मैं कहता हूं, पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली दे रहे थे। क्या एक भी कांग्रेस के नेताओं को, स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी को, क्या वो जेल भेजवा पाए? नहीं भेजवा पाए। क्यों नहीं भेजवा पाए? कांग्रेस ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था। लेकिन आप देखो कि आप खुद भी जेल चले गए, सारे मंत्री भी जेल चले गए, बाकियों का नंबर लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, सही बात आपने चर्चा छेड़ दी ये, क्या वो जेल, वो तो जमानत पे बाहर है, आपके राहुल गांधी भी तो जमानत पे है। देखिए, जमानत पे साबित तो नहीं हुआ है। देखिए, दोनों की बात है, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। जुडिशरी सिस्टम से बेल पे होना, अब यहां पे बड़ा ये हो जाता है कि बेल पे है, फलाना आदमी बेल पे है, अमुक आदमी बेल पे है। अरे बेल किस पे है, किस मुद्दे पे है? क्या राहुल गांधी शराब घोटाले में है? नहीं। क्या पैसे लेने के भ्रष्टाचार के आरोप में है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज केजरीवाल जी की सरकार कमीशन खोरी में, शराब घोटाला में, ये लोग जेल में है ना जी, शराब में बेल पे है ना जी। तो बेल पे कहां है, किस आरोप प्रत्यारोप पर है, ये मान्य रखता है। बेल तो ठीक है, बेल तो एक प्रक्रिया है, बेल तो प्रक्रिया है, तो ठीक है। बेल पे तो कई बार आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बीजेपी के मंत्री भी बेल पे रहते हैं, कांग्रेस की भी रहते हैं, हर पॉलिटिकल दल या कोई सामाजिक लोग बेल पे जाता है, कई बार आता है। सवाल है, विषय यह है कि किस विषय को लेके हैं। क्या आज जो केजरीवाल जी जो खेल खेल रहे हैं इस देश में,
हर राज्य में आप कल्पना कीजिए कि हर राज्य में इसी प्रकार का हो कि 2 किलो चावल दे दो, कुछ पैसा दे दो और इनसे वोट ले लो, सत्ता में बैठ जाओ। राज तो क्या इसको राजतंत्र नहीं बोलेंगे? राजे महाराजा की तरफ सत्ता में बैठे राजतंत्र करना चाहते हैं, जनता कहीं और जाए, देश कहीं और जाए, देश का विकास रुके, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा विकास होना चाहिए। आप 2 दशक पीछे ना जाइए, आप उससे आगे जाइए। यहाँ आप 2 किलो चावल वाली बात खत्म हो गई है, कुछ पैसों वाली बात खत्म हो गई है, मासिक किस्तें शुरू हो गई है। 2100 रुपये महीना महिला को देंगे। राज्य की आधी आबादी को आप 2100 रुपये महीना देने की बात करें, कहां से? हक रहे ना सर। आपने क्या देखा कि उन्हीं के सरकार का जिस डिपार्टमेंट से पैसा जाएगा, जिस डिपार्टमेंट से पैसा दिया जाएगा, आपने क्या देखा कि कल उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार पेपर में दे करके ये कह दिया कि सर मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं बोला हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। ये निजी बात केजरीवाल जी ने बोला है, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट झूठ नहीं बोल रहा। ये केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, ये जाने। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया जो केजरीवाल जी जो है इसका इस प्रकार से करके ठग रहे हैं, लोगों ठग रहे हैं, वो तो सब कह दिया। क्या कांग्रेस ने कभी किया? ऐसा नहीं किया। कांग्रेस विभिन्न विभिन्न योजना के तहत आज वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वो बच्चे का स्कॉलरशिप हो, चाहे विभिन्न प्रकार का योजना हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जनता की योजना के तहत लोगों को दिया जाता था। मुफ्त में उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा कि समाज को निरंतर कहा कि पुरुषार्थशाली बने, हम रोजी रोजगार दे रहे हैं, हम आपको काम के अवसर मुहैया करा रहे हैं, हम आपको योजना दे रहे हैं, आप दिल्ली को उस स्तर पे। मैं कहता हूं दिल्ली, आज दिल्ली क्या है? दिल्ली को क्या समझते हैं आप दिल्ली को क्या समझते हैं? गैस चैम्बर। ये तो प्रदूषण, आज तो प्रदूषण द्वारा विकट समस्या है। दिल्ली सिर्फ गैस चैम्बर है ना? गैस चैम्बर है। किसने बनाया? क्या कांग्रेस के जब इतनी प्रदूषण कांग्रेस के जमाने में तो नहीं थी? अन्य जमाने में इतनी ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं थी प्रदूषण का, जो प्रदूषण आपके शासनकाल में हो रहा है। आपके शासनकाल में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके शासनकाल में आज कौन सा प्रदूषण नहीं है सर? क्या शिक्षा में प्रदूषण नहीं है? क्या चिकित्सा में प्रदूषण नहीं है? क्या रोड में प्रदूषण नहीं है? क्या घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, प्रदूषण नहीं है? तो क्या है? वायु प्रदूषण और सारे पंच तत्व को प्रदूषित कर दिया आपने तो सारा पंच तत्व को प्रदूषण कर दिया। ऐसा कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, अन्य सरकारों में तो ऐसा नहीं था जैसा आपकी सरकार में हो रहा। इस बार चुनाव में, अब समय नहीं कहा, 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। किस पार्टी को देखें? देखिए, चुनाव इसकी बिल्कुल बच चुकी है दिल्ली में, और मैं तो एक ही जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा और अपील करूंगा कि बहुत हो गया। डुगडुगी बजा करके ठगने वाले लोग आपके बीच में बहुत पहले भी आए और फिर वो डुगडुगी बजाना चालू कर दिया है। आप निश्चित रूप से याद करें उस दिन को, उस समय को, उस दिल्ली को जो हमारी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकास की दिल्ली, ये किसके जमाने का था? ये किसके जमाने का था? कांग्रेस के जमाने का था। कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या, मैं तो वही कह रहा हूं कि उस जिस जमाने में जो जिन लोगों के द्वारा, जिन संगठन के द्वारा, जिन पार्टी के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा दिल्ली का अगर विकास हुआ तो उसे लाने में इतराज क्या है? क्या आपको लगता है कि राहुल जी के रहते हुए आपका सरकार बन जाएगा? आप सच बताएं। सवाल देखिए, अब ये सवाल है, एक तो गठबंधन से या कांग्रेस पार्टी बनाएगी सरकार, या गठबंधन से बना सकती है? देखिए राजेश जी, एक तो सबसे पहले ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े नेता हमारे राहुल गांधी जी का कोई मैं नहीं समझता। ये स्टेट चुनाव है, वो भी दिल्ली का चुनाव है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है आदरणीय राहुल गांधी जी को।
ये लोकल जो लीडर है, हमारे दिल्ली के जो लीडर हैं, वो अपने ही दमखम पे अपनी ही बात को, अपने ही कामों की उपलब्धि को जनता के बीच में अगर कांग्रेस के नेता गिनाएंगे, जाके बताएंगे, कहेंगे, तो जितने भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली पार्टी है ना, दिल्ली की जनता वो है कि सबको यहां से गंगा किनारे फेंकाएगा। क्या भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। और दिल्ली की जनता निश्चित रूप से मन बना चुकी है। इस बार देखिएगा दिल्ली के इलेक्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो लोग दिल्ली की जनता को ठगा है और ठगने का काम कर रहे हैं, अब दिल्ली की जनता नहीं ठगाएगी। दिल्ली की जनता रिक्शा तांगे वाले से लेके दिल्ली में आईएएस आईपीएस रहते हैं, देश के बुद्धिजीवी रहते हैं, ज्ञान की खान दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, देश की आत्मा है दिल्ली। इस आरावली का क्षेत्र बौद्धिक रूप से पूरे विश्व में अग्रणी रहा है। ऐसे दिल्ली को आप नहीं ठग सकते। अब वो दिल्ली को ठग नहीं सकते हैं, नहीं चलेगा ये। निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा, लोग देखेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक चीज और बताएं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल को, चूंकि आप पूर्वांचल से आते हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, आप ये मत कहिएगा कि तीनों सवाल आपने पूछ लिए, ये बात से ही जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल को क्या कुछ मौका मिल रहा है इस बार? देखिए, पूर्वांचल शब्द बड़ा व्यापक है। पूर्वांचल आपने देखा होगा, पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता। एक दिन पिक्चर देखा होगा आपने, वो क्या बोलते हैं आप, एक वो पूरा पश्चिम। तो कई बार आपने देखा होगा कि दिखाया जाता है कि सभ्यता का उदय, अच्छे सभ्यता का प्रादुर्भाव पूर्व दिशा से होता है, अर्थात पूर्वांचल से होता है। तो दिल्ली के राजनीति में मैं वही बता दूं आपको, दिल्ली के राजनीति में पूर्वांचल के जो लोग हैं ठीक उसी प्रकार से प्रादुर्भाव करेंगे। और इस बार जो लोग पूर्वांचल को ठगने का काम करते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरे माई बाप, मेरे आका हैं, मेरे भाई भतीजे हैं, और इस प्रकार से करके जो ठगने का काम करते हैं, उनको मैं बता दूं कि पूर्वांचल के लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं। वो भारत की धरती से लेके पूरे विश्व की धरती पे है। उनका अपना एक धाक है, उनकी एक अपनी पहचान है। वो झांसे में आने वाले नहीं है। हाँ, एक वो सदा रहे हैं, उनकी निष्ठा रही है, भारत की राजनीतिक दल में निष्ठा रही। ऐसा नहीं रहा कि निष्ठा नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी से बड़ी निष्ठा रहा है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। पूर्वांचल के लोग कांग्रेस पार्टी को, शिलाजी को बहुत आशीर्वाद दिया, खुल के आशीर्वाद दिया है। और पूर्वांचल के लोगों की एक खासियत है राजेश जी, कि जो लोग अच्छा काम करते हैं तकरीबन वो आशीर्वाद उसको जरूर देते हैं। तो जो लोग अच्छा काम करेंगे पूर्वांचल के लोग वो आशीर्वाद देंगे। वो आदरणीय केजरीवाल जी कितना भी वो झूठ फरेब बोले हैं और वो सोचे कि ऐसा बोल करके हम वो लूट लेंगे, खसोट लेंगे, और तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूर्वांचल के लोग मन बना चुके हैं कि कहां जाना है, क्या करना है, उनको सब पता है। एक विशेषता बता दो पूर्वांचल की, ये डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं जी, और उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं। बहुत ये पूरब की ही पहचान है, खासकर मिथिलांचल से लेकर पूर्वांचल तक की। जो उगाना जानता है वो डुबाना भी जानता है, और जो डुबा सकता है वो उगा भी सकता है। मेरा मतलब समझ गए आप? मैं समझ गया राजेश जी। बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न है आपका, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि पूर्वांचल के लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। विश्व में कोई भी ऐसा, कहीं भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे और उगते हुए सूरज को अर्घ दे। अर्थात जो आप सत्ता के शिखर पे हैं उसको भी सलाम, जो नीचे हैं जो जमीन को भी सलाम। दोनों के साथ समभाव रखता है पूर्वांचल।
समभाव के साथ, ईश्वर के साथ से लेके जीव के साथ, समाज के साथ, देश के साथ समभाव रखता है। ऐसे में जो कोई पूर्वांचल को ठगने की कोशिश कर रहा है, वो भूल जाए, पूर्वांचल उठाना भी जानता है और गिराना भी जानता है। वो कब किसको उठा देगा और कब किसको गिरा देगा, ये पूर्वांचल में सामर्थ्य है, ये पराक्रम है, ये बुद्ध है, ये बल है, ये तपोबल है, उसकी पूरी धाक पूरे विश्व में है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो पूर्वांचल इस बार अपना ताकत दिखलाएगा और कांग्रेस को देगा, लगता है आपको? ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देखेंगे, आप लोग कहेंगे, लेकिन हम तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आशीर्वाद, पूर्वांचल का आशीर्वाद निरंतर कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा। और कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में, राजेश जी, कांग्रेस पार्टी भी बड़ी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी उसी छठ पूजा को, एकमात्र छठ पूजा को उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत किया और उसके लिए फंड अलॉट किया, जो ताकि किसी प्रकार की पूजा में विघ्न बाधा न हो, कोई दिक्कत परेशानी न हो। शीला दीक्षित के सरकार में इस योजना के तहत आज छठ पूजा को दिल्ली में फंड मिलता है, जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन, उनको फंड मिलता है। हाँ, कितना फंड मिलता है? अब जो भी मेरे ख्याल से लाख रुपए के समथिंग करीब जो भी है, जिस कमेटी का जितना खर्चा है उस हिसाब से। लेकिन एक मांग, और इसका कारण कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, पूर्वांचल के साथियों को अपने परिवार का सदस्य माना, और पूर्वांचल के लोग भी आशीर्वाद देकर के सत्ता पे बैठाए रहे। जिसने पूर्वांचल के साथ धोखा किया वो धराशायी हुआ, और पूर्वांचल के साथ जो निष्ठापूर्वक चला वो सत्ता के आसीन हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? दिल्ली की जनता समझ चुकी है। 2100 का मामला बहुत गंभीर है। कुछ नहीं, महिलाओं को, आधी आबादी को 2100 रुपए दे रहे हो, दे नहीं रहे हैं। अब फिर वही वाली बात आप कह रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं। और वो भी जो कह रहे हैं, जो संस्था के तहत, वो संस्था कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूं जी, ये तो झूठ कह रहे हैं। ना नजदीक आ गई है तो कितना भी झूठ बोलिएगा, इससे बात नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे चैनल पे आए और अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी आपने। और जहां तक राजनीति, सामाजिक और एक आंदोलन के साथ भी जुड़ करके आपने तीनों बातें अलग अलग तरीके से रखी, खास के पूर्वांचल की बात सही तरीके से रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार में आए, हम भी इंतजार करेंगे। राजेश जी, मैं निश्चित रूप से नए साल की आपको बधाई देता हूं, 2025 की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और सभी देशवासियों को मैं नव वर्ष 2025 की शुभकामना देता हूं। और मैं एक ही चीज पूरे देशवासी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में सब लोग, ऐसे फिरकाप्रस्त जो लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक दल, उनको पहचाने, उनसे अपनी दूरी बनाए और देश को पराक्रम की ओर ले जाए, प्रभुतावान, सामर्थ्यवान की ओर ले जाए। जनता इस चीज को पहचाने। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना 2025 के आप सभी को। धन्यवाद।